नितिन का छोटा भाई रोज रात को लैपटॉप के सामने कमरा बंद करके कपड़े उतारकर बैठा रहता और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालता। एक दिन उसने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की। वजह जानने के लिए नितिन ने उसका लैपटॉप खोला तो होश उड़ गए, क्योंकि वो तो नितिन के पिता का देहांत कुछ सालों पहले हो चुका था। अब उसके घर में उसकी माँ और उसका छोटा भाई प्रदीप था। पिता के देहांत के बाद उसके घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर ही आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि आज के समय में नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल काम था। ऊपर से उसके छोटे भाई की नई नई फरमाइशें उसे आए दिन परेशान करती रहती थी, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करता कि अपने छोटे भाई की हर इच्छा को पूरा करे, क्योंकि वह उन सब का लाडला था। कुछ महीनों की मेहनत के बाद नितिन को एक अच्छी नौकरी मिल गई और उसके घर का खर्चा ठीक ठीक से चलने लगा। इस दौरान उसके भाई ने उससे लैपटॉप की फरमाइश की। नितिन ने उससे कहा कि अभी तुम्हें लैपटॉप का क्या काम, अभी तो तुम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो। तो कहने लगा कि उसके कॉलेज में उसे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जिन्हें सिर्फ लैपटॉप की मदद से ही पूरा किया जा सकता है, इसीलिए उसे भी लैपटॉप चाहिए। वैसे तो नितिन ने सोचा था कि जो पैसे उसने बचाए हैं उससे वो अपने लिए एक नया फ़ोन खरीद लेगा, क्योंकि उसका फ़ोन बहुत ही पुराना हो चुका था और देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन प्रदीप की बात सुनकर उसे ऐसा लगा कि शायद उससे ज़्यादा प्रदीप की ज़रूरत ज़रूरी है, इसीलिए उसने उसको लैपटॉप लाकर दे दिया। वो रोज़ सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता और रात तक लौटते लौटते नितिन को बहुत लेट हो जाता था। घर लौटकर वो खाना खाता और चुपचाप अपने कमरे में लेट जाता। हर दिन का उसका यही रूटीन था। अपने घर में सभी से बातचीत करने का मौका उसे बहुत ही कम मिलता था। लेकिन एक दिन जब वो ऑफिस से घर लौटकर आया तो नितिन की माँ ने उसे अपने पास बिठाया। उन्होंने कहा कि तुम काम में इतना ज़्यादा बिजी रहते हो कि तुम्हारे पास हम लोगों के लिए ज़रा सा वक्त भी नहीं है। नितिन ने अपनी माँ से कहा, क्या करूँ, यह काम ही ऐसा है कि पूरा दिन इसी सब में निकल जाता है और लौटकर इतनी थकान हो जाती है कि बस सीधा बिस्तर ही नज़र आता है। उसकी माँ ने कहा, तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम्हारा छोटा भाई प्रदीप आजकल क्या कर रहा है? नितिन अपनी माँ की यह बात सुनकर घबरा गया। उसने कहा, क्या हुआ? क्या प्रदीप किसी गलत संगत में पड़ गया है? क्या वह अपने दोस्तों के साथ कुछ गलत हरकतें कर रहा है? तो उसकी माँ ने कहा, दोस्तों से मिलने तो वह जाता ही नहीं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर वह क्या करता है। तुमने उसे जब से लैपटॉप दिलाया है वह अपने कमरे में ही घुसा रहता है, कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। मैंने कई बार उससे कहा कि तुम थोड़ा बहुत बाहर निकला करो, कभी कभार अपने दोस्तों से मिल आया करो, लेकिन उसे ना तो घर के किसी काम को करने में कोई रुचि है और ना ही अपने दोस्तों से मिलने जाने में। और अब तो उसने धीरे धीरे कॉलेज जाना भी बहुत कम कर दिया है। वह आए दिन कॉलेज से छुट्टी ले लेता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह लैपटॉप में ऐसा क्या काम करता है जिसकी वजह से वह कहीं आता जाता नहीं और सारा वक्त अपने कमरे में बंद करके अंदर बैठा रहता है। ना तो ठीक से खाता है ना पीता है। देखो बेटा, तुम उसके बड़े भाई हो, इसीलिए उसे इन सब चीज़ों में तुम ही समझा सकते हो और पूछ सकते हो। मैंने तो अपनी तरफ से उसे डांट से, प्यार से, सभी तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कोई भी ठीक से जवाब दिया ही नहीं। बस यही कहता कि मैं ज़रूरी काम करता हूँ जो आप समझ नहीं पाएंगी। ऐसा कौन सा काम है जो मुझे समझ नहीं आएगा? और अगर मुझे समझ नहीं आएगा तो कम से कम तुझे तो समझ में आएगा। तो तू ही प्रदीप से पूछ कर देख कि आखिर वह ऐसा क्या करता है। अपनी माँ की बात सुनकर नितिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से प्रदीप पूरा वक्त लैपटॉप लेकर कमरा बंद करके बैठा रहता है। अगले दिन रात को जब वो ऑफिस से लौट कर आया तो उसने प्रदीप को आवाज़ लगाई। 3-4 आवाज़ के बाद वह अपने कमरे से बाहर निकला। जब उसने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, तो वह तरह तरह के बहाने बनाने लगा। उसके चेहरे को देखकर ही नितिन को समझ आ रहा था कि वह उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है।
अब वो इतना तो समझ चुका था कि यह उसे जो भी सच बात है वह साफ साफ तरीके से सीधे सीधे तो नहीं बताने वाला, इसीलिए उस वक्त नितिन खामोश हो गया। लेकिन दूसरी तरफ वो उस पर नज़र रखने लगा। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि वह अपने कमरे की खिड़की भी बंद करके रखता था, जिसकी वजह से नितिन को अंदर कमरे में क्या चल रहा है कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बस कुछ अजीब सी आवाज़ें ही सुनाई देती थीं। कई दिन तक वो यही सोच सोचकर परेशान रहा कि आखिर उसका छोटा भाई ऐसा क्या कर रहा है। उसे डर सताने लगा कि कहीं वह किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गया। कुछ दिनों तक उसने उस पर लगातार नज़र रखी, लेकिन उसे कोई भी ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा था जिससे वो जान सके कि आखिर इस सब के पीछे वजह क्या थी। लेकिन एक दिन जब नितिन रात को अपने भाई के कमरे के बाहर गया तो उसकी खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। उसने उससे जब अंदर झांक के देखा तो नितिन के होश उड़ गए। उसका भाई जमीन पर बैठ के दूसरी तरफ बैठा हुआ था। उसने लैपटॉप खोल रखा हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वह लैपटॉप पर क्या कर रहा है। पर जो सबसे अजीब चीज़ उसे लगी वह यह थी कि उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था। आखिर वह ऐसा क्या कर रहा था जो वह इतनी ठंड में बिना कपड़ों के बैठा हुआ था। उसके थोड़ी देर बाद वह अजीब तरह से आहें भरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सामने देखकर कुछ कह रहा है या फिर कुछ कर रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में वापस लौट आया, लेकिन अब उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार उसके भाई के कमरे का वही नज़ारा घूम रहा था। नितिन के दिमाग में अब बहुत ही उल्टी सीधी बातें आने लगी थीं। सोचने लगा कि कहीं उसका भाई किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गया, लेकिन बार बार उसका मन कहता कि कहीं वो अपने भाई को लेकर कुछ गलत तो नहीं सोच रहा। पर फिर ख्याल आता कि इस उम्र में अक्सर लोगों के कदम बहक जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका भाई भी इसी तरह के किसी चक्कर में पड़ गया हो। नितिन ने फैसला किया कि वो कल ही अपने भाई से बात करेगा। अगले दिन ऑफिस से लौटकर जब उसने प्रदीप को बुलाकर उससे थोड़ी बातचीत शुरू की तो वह कहने लगा कि उसे बहुत ज़रूरी काम है, इसीलिए उसे जाना होगा। नितिन ने उसे इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश की कि कहीं वह किसी गलत आदत को तो नहीं पाल रहा है। तो कहने लगा कि भैया, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप बिना बात ही इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। आप भी माँ की बातों में आ गए हैं। उसे क्या पता था कि नितिन उस पर इतने दिनों से नज़र रख रहा था। कल रात उसके कमरे में जो कुछ उसने देखा उसके बाद ही वो उससे इस तरह की बात कर रहा है। पर वो उसे यह सब नहीं बता सकता था, वरना उसे बुरा लगता कि नितिन उस पर नज़र रख रहा था। उसने उससे ज़्यादा बात नहीं की और वह थोड़ी ही देर में वापस अपने कमरे में अंदर बंद हो गया। अब नितिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इसे कैसे समझाए और क्या करे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और उसने यह नोटिस किया कि प्रदीप कुछ दिनों से उसे बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। नितिन ने उससे पूछा तो कहने लगा कि वह एग्ज़ाम्स को लेकर थोड़ा टेंशन में है। नितिन ने कहा कि अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर वह मुस्कुराकर थैंक यू भैया कहकर चला गया। नितिन ने सोचा कॉलेज के टाइम पर एग्ज़ाम को लेकर इस तरह की टेंशन लगी रहती हैं। कुछ दिनों बाद ही नितिन को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। अभी उसे वहां गए हुए 4 दिन ही बीते थे कि अचानक उसके पास उसकी माँ का फ़ोन आया। उसके बाद उसकी माँ ने उसे जो खबर दी उससे तो नितिन के हाथ पैर ही ढीले पड़ गए। वो तुरंत ही सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी माँ के बताए हुए अस्पताल पहुंचा। जब वो वहां गया तो उसकी माँ उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वो भी उन्हें गले लगाकर बहुत रोया। उसने अपनी माँ से पूछा कि यह सब क्या हुआ और कैसे हो गया। तो वह कहने लगी कि उन्हें कुछ नहीं पता, उनके पास तो सीधा कॉलेज वालों का फ़ोन आया और वहीं से एम्बुलेंस से प्रदीप को लेकर वह लोग इस अस्पताल में आ गए। तब तक प्रदीप के कुछ दोस्त आ गए। नितिन ने उनसे पूछा तो उनमें से प्रदीप के एक दोस्त ने कहा कि वो कैंटीन से निकलकर बाहर आ रहा था। तभी उसने सामने बहुत सारे स्टूडेंट की भीड़ देखी जो बिल्डिंग के ऊपर देख रहे थे। जब उसने भी ऊपर देखा तो वहाँ पर प्रदीप खड़ा हुआ था। वह धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर मैं भी बुरी तरह से घबरा गया कि प्रदीप वहाँ ऊपर क्या कर रहा है। मैं तुरंत ही भागकर बिल्डिंग के पास पहुँचा और जो
जोर जोर से चिल्लाकर प्रदीप को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन प्रदीप लगातार रोता चला जा रहा था। मैं उसे समझा रहा था कि वह पीछे हट जाए, लेकिन बस कुछ ही सेकंड में प्रदीप नीचे कूद गया और फिर आगे आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत हो गई है। अब हम सबके लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि प्रदीप ने आखिर ऐसा क्यों किया। उसने खुद को ख़त्म करने की कोशिश आखिर क्यों की, इसके पीछे क्या वजह थी। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि प्रदीप को बहुत सारे फ्रैक्चर हुए हैं, उसे ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा और उसके सर पर भी बहुत गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से उसे अभी तक होश नहीं आया है। नितिन की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो जैसे तैसे खुद को और अपनी माँ को संभाल रहा था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके भाई ने आखिर इतना घातक कदम क्यों उठाया। उसने जब उसके दोस्तों से पूछा कि वह एग्ज़ाम को लेकर परेशान था तो क्या इस वजह से उसने ऐसा किया, तो वह सिरे से इनकार करने लगे। वह बोले कि एग्ज़ाम तो उसके ठीक ठाक जा रहे थे और अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो यह कैसे पता चलेगा कि आखिर नंबर कम आए हैं या ज़्यादा। प्रदीप के इस कदम की वजह से अब यह केस पुलिस के हाथों में कॉलेज वालों की तरफ से सौंप दिया गया था। पुलिस उनके पास पूछताछ के लिए आई। नितिन ने उन लोगों को अब तक जो भी बातें थी सारी बताई, लेकिन उन्हें भी कोई ऐसी खास बात नज़र नहीं आ रही थी जिसकी वजह से प्रदीप ने ऐसा कदम उठाया। इधर डॉक्टर ने उन्हें एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर नितिन और उसकी माँ के ऊपर बिजली ही गिर गई। उन्होंने बताया कि प्रदीप कोमा में जा चुका है क्योंकि उसकी कंडीशन अब धीरे धीरे बिगड़ रही है। नितिन को अब डर सताने लगा कि कहीं वो अपने भाई को खो ना दे, लेकिन अब उसे यह वजह भी जाननी थी कि आखिर प्रदीप ने ऐसा क्यों किया। पुलिस तो अपनी जांच पड़ताल कर ही रही थी, लेकिन नितिन भी अपनी तरफ से पता करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि अगर किसी वजह से उसके भाई ने ऐसा कदम उठाया था तो वो उस गुनहगार को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता था। नितिन प्रदीप के कॉलेज गया ताकि वहाँ के उसके क्लासमेट से बात करके पता कर सके, शायद उन्होंने कभी कुछ ऐसा देखा हो जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था। नितिन ने सभी से बात की, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चला। फिर वो हताश निराश होकर वापस जाने लगा। तभी उसे कॉलेज के गेट के बाहर एक लड़का आकर मिला और उसने उसे बताया कि प्रदीप कुछ महीनों से उनके क्लास के एक लड़के जिसका नाम दिनेश था उसके साथ कुछ ज़्यादा ही उठ बैठ रहा था। नितिन ने कहा तो इसमें कौन सी खास बात है, तो वह कहने लगा कि भैया वह लड़का ठीक नहीं है, वह बहुत ही गलत आदतों में पड़ा हुआ है। मैंने प्रदीप को जब कई बार उसके साथ मिलने जुलने से मना किया तो प्रदीप का कहना था कि वह उसके साथ एक बहुत ज़रूरी काम में बिजी है। नितिन ने उस लड़के से पूछा कि आखिर वह ज़रूरी काम क्या था, तो वह लड़का बोला कि यह तो मुझे प्रदीप ने नहीं बताया। वो तुरंत ही वापस कॉलेज के अंदर आ गया, लेकिन उसे पता चला कि उस दिन तो दिनेश कॉलेज आया ही नहीं था। इसीलिए अगली सुबह वो एक बार फिर कॉलेज गया और उसे उस दिन दिनेश मिल गया। उसने जब दिनेश से इस बारे में पूछा कि प्रदीप तुम्हारे साथ मिलकर कौन सा ज़रूरी काम कर रहा था, तो उसने इन सब बातों से साफ इनकार कर दिया कि उसका प्रदीप के साथ कोई भी काम नहीं था। लेकिन उसके चेहरे की घबराहट देखकर नितिन को शक होने लगा कि हो ना हो प्रदीप के ऐसा करने की वजह के पीछे इस दिनेश का ही हाथ है, लेकिन वो उसके साथ किसी भी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। इसीलिए मजबूर होकर वापस घर लौट आया। इधर पुलिस भी बार बार उसके घर पूछताछ करने के लिए आ रही थी और उन्हें भी इस सब के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। नितिन और उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन नितिन ने सोचा कि वो खुद प्रदीप के कमरे की छानबीन कर, पुलिस को तो कुछ नहीं मिला पर शायद उसे उसमें कुछ मिल जाए। उसने पूरा कमरा छान मारा पर उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी उसे याद आया कि प्रदीप का लैपटॉप तो दिख ही नहीं रहा है। जब उसने बहुत ढूंढा तो उसे लैपटॉप अलमारी के अंदर एक एक्स्ट्रा लकड़ी की तख्ती लगाकर उसके पीछे छिपा हुआ मिला।
अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रदीप ने लैपटॉप को इस तरह से छिपाया क्यों था। उसने तुरंत ही उसका लैपटॉप खोलकर सारी चीज़ें खंगालना शुरू की तो नितिन के होश ही उड़ गए। वो तुरंत ही वह लैपटॉप लेकर पुलिस के पास गया। थाने के इंस्पेक्टर साहब ने उससे कहा, उसने उन्हें इस लैपटॉप के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो नितिन ने कहा, इतनी टेंशन थी कि जिसकी वजह से लैपटॉप की बात तो उसके दिमाग से निकल ही गई थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि जो असली गुनहगार था उसको कैसे पकड़ा जाए। पुलिस ने सारी डिटेल लैपटॉप से निकाल ली थी और उन्होंने अपने जो भी भरोसेमंद ऑफिसर थे उनको सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए थे। लेकिन अब एक नया सवाल उनके सामने यह खड़ा हो गया था कि आखिर प्रदीप इस सब में फंसा कैसे। तभी नितिन के पास उसकी माँ का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, प्रदीप कोमा से बाहर आ गया। वो पुलिस वालों के साथ तुरंत ही अस्पताल पहुंचा। उसे देखते ही प्रदीप फूट फूट कर रोने लगा और नितिन के गले लग गया। वो भी अपने भाई को सही सलामत देखकर बहुत रोया। उसने उसे बहुत डांटा कि तूने यह सब क्यों किया। तो कहने लगा कि मैं मजबूर था भैया, आपको नहीं पता, मैंने बहुत गलत काम किया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नितिन ने उससे कहा कि मैंने तुझसे कितनी बार बात करने की कोशिश की लेकिन तूने तो हर बार बहाने बना दिए। तो कहने लगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसलिए मैंने आपके साथ ऐसा किया, लेकिन फिर मैं एक ऐसे जाल में फंसता चला गया जिससे निकल पाना मेरे लिए नामुमकिन था, इसीलिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। नितिन बोला कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे हल ना किया जा सके। तो प्रदीप बोला, आपको नहीं पता भैया कि मैंने क्या किया है। नितिन ने उससे कहा कि मुझे सब कुछ पता है। तो वह उसकी तरफ हैरत से देखने लगा। उसने कहा कि मैंने तेरा पूरा लैपटॉप खंगाल डाला। यह सुनकर प्रदीप और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। उसने शर्म के मारे अपना चेहरा छिपा लिया। नितिन ने कहा कि तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया, अपनी गलती से सबक लो। उसके बाद जो सीनियर इंस्पेक्टर थे उन्होंने पूछा कि प्रदीप तुम आखिर इस सब में कैसे फंस गए। उसके बाद प्रदीप ने जो उसे बताया उसे सुनकर वो सब दंग रह गए। प्रदीप ने कहा कि दरअसल उसे अक्सर पैसों की ज़रूरत महसूस होती थी। भैया की कमाई भी इतनी ही थी कि जिससे घर ही ठीक चल पाए। वो हर छोटी मोटी चीज़ के लिए भैया पर ही डिपेंड रहता था, जिसके कारण उसे खराब लगता रहता था। एक दिन जब वो क्लास में अकेला बैठा हुआ था तो उसके पास दिनेश आया और उसे अपना फ़ोन दिखाकर बोला कि देख मैंने कितना महंगा फ़ोन लिया है। प्रदीप ने उसे कहा कि यार अभी कुछ महीने पहले तो तूने बाइक खरीदी थी, अब तूने इतना महंगा फ़ोन ले लिया। तेरे पापा तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो इतना पैसा तेरे पास कहाँ से आता है। तो कहने लगा कि तुझे इतने पैसे कमाने हैं, अगर हाँ कर तो मैं अभी तुझे एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे तू भी ढेर सारा पैसा कमा पाएगा। उसकी यह बात सुनकर प्रदीप बहुत खुश हो गया। उसने कहा, हाँ यार मुझे भी ढेर सारे पैसे कमाने हैं। तो कहने लगा तो फिर ठीक है, जल्द से जल्द एक लैपटॉप खरीद ले, क्योंकि पैसे कमाने का जरिया लैपटॉप ही है। इसीलिए प्रदीप ने भैया से जिद करके एक लैपटॉप खरीद लिया। सोचा जब पैसा आ जाएगा तो भैया को वापस कर दूंगा। उसके बाद दिनेश ने उससे कहा कि वह विदेशी लड़कियों से ऑनलाइन चैटिंग करता है, जिसमें उसे उन लड़कियों से अच्छी अच्छी बातें करनी पड़ती हैं। इसके बदले में बहुत अच्छा पेमेंट दिया जाता है। तुम जितना ज़्यादा उन लड़कियों को खुश करोगे उतना अच्छा पेमेंट तुम्हें दे दिया जाएगा। प्रदीप ने सोचा यह काम तो बहुत ही अच्छा और आसान है। इसके बाद वो भी कमरे में बैठकर एक विदेशी लड़की जिसका नाम जैस्मीन था उससे बात करने लगा। धीरे धीरे उनकी हर रोज़ बातें होने लगीं और फिर उसने उससे कहा कि वह उसे पसंद करने लगी है। प्रदीप भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगा था और फिर एक दिन उसने कहा कि वो उसके सामने बिना कपड़ों के बैठे, वह भी उसके सामने उसी तरह से बैठी और फिर उन्होंने उस तरह की बातें की जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा सुख महसूस हो रहा था। उस एक दिन के बाद वो दोनों हर रोज़ इस तरह एक दूसरे के सामने बैठने लगे और घंटों उस चीज़ को करते रहते, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा था। फिर एक दिन जैस्मीन ने उससे कहा कि प्रदीप उसे 4 लाख रुपए लाकर
दे। प्रदीप ने उससे कहा कि मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा, तो कहने लगी कि वह सब मैं नहीं जानती, मुझे इतने पैसे चाहिए तो हर हाल में चाहिए। जब प्रदीप ने उसे इनकार कर दिया तो उसने उसे एक वीडियो भेजा। जब उसने उस वीडियो को खोल कर देखा तो प्रदीप के होश उड़ गए। जब वो उस तरह से जैस्मीन के सामने बातें कर रहा था तो उसने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कई सारी वीडियो तैयार कर ली थी। उसने प्रदीप से कहा कि अगर उसने उसकी मांग नहीं मानी तो वह उसका वीडियो वायरल कर देगी और वह कहीं का नहीं रहेगा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने जैस्मीन के सामने बहुत हाथ पैर जोड़े कि वह उसके साथ ऐसा ना करे, तो कहने लगी कि अगर वो उसे इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता तो फिर 1 लाख रुपए का इंतजाम तो कर ही सकता है। प्रदीप ने जैसे तैसे 1 लाख का इंतजाम करके जैस्मीन को भेज दिए, लेकिन फिर तो उसकी आए दिन की डिमांड आने लगी। कभी उसे 5,000 चाहिए तो कभी 20,000, जिसके चक्कर में प्रदीप को छोटी मोटी चोरियां करनी पड़ी। वो इस सब से तंग आ चुका था। उसने जैस्मीन से कहा कि वो अब उसके लिए पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता, तो वह उससे फिर से 5 लाख की डिमांड करने लगी। जब प्रदीप ने फिर से उसके आगे हाथ पैर जोड़े कि वह उसे छोड़ दे, तो उसने कहा कि अगर वो उसके लिए 5 लाख का इंतजाम नहीं कर सकता तो फिर वो उसके लिए किसी दूसरे लड़के का इंतजाम करे ताकि वह उसे फंसाकर उससे पैसे ऐंठ सके। यह सुनकर प्रदीप किसी और लड़के को इस जाल में फंसाने के लिए मजबूर हो गया था, लेकिन उसका मन गवाही नहीं दे रहा था कि वो अपनी मुसीबत किसी और के गले डाले। इसीलिए फिर उसने फैसला किया कि जब वो ही नहीं रहेगा तो फिर यह सारा जंजाल भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। यह कहकर प्रदीप फूट फूट कर रोने लगा। उसके बाद उसी दिन पुलिस ने जाकर दिनेश को भी गिरफ्तार कर लिया। दिनेश ने भी प्रदीप को इस सब में फंसाने की यही वजह बताई, क्योंकि वह लड़की दिनेश से भी 5 लाख का इंतजाम करने को कह रही थी। अब किसी भी हाल में उस लड़की को पकड़ना था, जिसके लिए पुलिस को एक जाल बिछाना था ताकि वह लड़की उस सब में फंस जाए। नितिन ने पुलिस से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैं भी इस सब में उनकी मदद करना चाहता हूँ। उसकी बहुत रिक्वेस्ट के बाद उसकी भावनाओं को समझते हुए उसे भी उन्होंने इस मिशन में शामिल कर लिया। अगले दिन वो एक नए लैपटॉप के साथ प्रदीप की बताई हुई साइट पर पहुंचा। उसके सामने जैस्मीन थी। वह सच में एक विदेशी लड़की थी। उसने उससे पूछा कि उसे उसके बारे में कहाँ से पता चला, तो उसने प्रदीप का नाम लेकर कहा, मैं उसके पड़ोस में रहता हूँ और उसने ही मुझे तुमसे बात करने के लिए कहा है। इधर वो हर दिन जैस्मीन से बात कर रहा था और उधर साइबर सेल वाले जैस्मीन की आईपी एड्रेस ट्रेस करने में लगे हुए थे। और जिस दिन जैस्मीन का आईपी एड्रेस ट्रेस हुआ वो सब दंग रह गए, क्योंकि वह आईपी एड्रेस किसी विदेश का नहीं बल्कि उनके ही शहर का था। एड्रेस का पता मिलते ही पुलिस ने जाकर तुरंत जैस्मीन को गिरफ्तार कर लिया। तब जाकर उन्हें पता चला कि वह एक बहुत बड़ा रैकेट था जिसे सेट्टी नाम का कोई आदमी चला रहा था, जिसमें जैस्मीन जैसी न जाने कितनी लड़कियां शामिल थीं। उसके बाद जब उन सब से पूछताछ हुई तो पता चला कि वह कोई विदेशी लड़कियां नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपने बालों को रंग रखा है और बस वह देखने में बहुत ज़्यादा गोरी लगती हैं और उन्होंने अपने बात करने का अंदाज कुछ विदेशी जैसा कर लिया है ताकि लोगों को यह लगे कि वह विदेश की लड़कियां हैं। कुछ ही दिनों में पुलिस ने सेट्टी नाम के उस लीडर को भी गिरफ्तार कर लिया और इस तरह से बहुत बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया, जिसमें वह कम उम्र के लड़कों को अपने जाल में फंसाकर पैसे ऐंठा करते थे। प्रदीप अब ठीक होकर घर आ चुका था। उसने अपना लैपटॉप भी बेच दिया था और एक बार फिर उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। नितिन ने भी दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली थी और अब वो हर रोज ऑफिस से लौटकर अपने भाई के साथ कुछ घंटे बिताया करता था। दोस्तों, किशोरावस्था एक ऐसी उम्र होती है जिसमें अगर सही दिशा ना मिले तो अक्सर किशोरों के कदम गलत तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त उन्हें सही और गलत की समझ बिल्कुल भी नहीं होती। इसीलिए अपने घर के किशोरों को सुविधाएं देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन्हें सही गलत की समझ भी देना चाहिए और किसी भी चीज़ का क्या सही इस्तेमाल है और क्या गलत यह भी सिखाना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।